जी नाज़रीन, डॉक्टर तानज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इमरान खान की इस्तकामत के हवाले से बात करेंगे, उसकी जद्दोजहद, उसकी कुर्बानियों और उसकी अज़ीमत के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो उसने कुर्बानियाँ दी हैं, जो हुर्रियत का रास्ता अख्तियार किया है, जो उसने आज़ादी का रास्ता अपनाया है, उसके हवाले से बात करेंगे। और इसी मखसूस मौजू पे ही हम रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने मौजू से ना हटें। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े सियासतदान आए, वो चाहे फजलुर रहमान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे भुट्टो साहब हों, चाहे असगर खान साहब हो, मौलाना सैयद अबुल मदूदी साहब हों, ये सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े रहनुमा हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म के बाद जो सबसे ज़्यादा शोहरत, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, वो इमरान खान साहब की शख्सियत ने गेन की है। अगरचे इनकी शख्सियत के और भी जो पहलू हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, जिस वजह से एक सियासत में ये कामयाब हुए। वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो चाहे इनका क्रिकेट के हवाले से एक शोहरत थी और इन्हें पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी विन किया, फिर ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रफ़ाए अमा के काम किए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए कराची, लाहौर और पेशावर के अंदर। और फिर इनका एकेडमिकली भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन कायम करने के हवाले से भी एक शोहरत है। जिस तरह इन्होंने मियाँ वाली में और इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी कायम की, बल्कि जो अल-कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से इनका एक स्कैंडल भी सामने आया है और उसके हवाले से इन पे मुकदमात भी चल रहे हैं। इंतखाबात होते हैं 2018 में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आती है, 149 सीट्स लेती है। दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, 82 सीट्स लेती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी 54 और एमएमए 15 और एमक्यूएम 7 सीटें लेके असम्बली में पहुंचते हैं। लेकिन इमरान खान साहब हलफ उठाते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। फिर यूँ ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद सामने आती है, जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा नुमायाँ रोल है। इमरान खान साहब तो ये भी कहते हैं कि इस रजीम चेंज में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली अमेरिका इन्वॉल्व है, जिसने साइफर भेजा, जिसने लेटर लिखा और उन्हीं की तहरीक पे पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम इत्तेमाद हुई। और इमरान खान साहब अप्रैल 2022 को डायरी लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसत हो गए और अपने घर को चले गए। उसके बाद फिर उन पे आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और उन्होंने फिर इस रास्ते में वज़ीर-ए-आज़म शीट से निकलने के बाद, बल्कि निकलने से पहले ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अवाम में जाएंगे। जब अवाम में जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो इंतखाबात के नतीजे में फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में या क़यादत में आएंगे और पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली बर्पा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया, उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया, इस निज़ाम को बदलने का फ़ैसला कर लिया और अपनी जमात के ज़ोर पे एक जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आने का फ़ैसला कर लिया। और ये फ़ैसला मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि आप एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बग़ैर इक़्तिदार में आएँ। ऐसा पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान के जो मैकेनिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स, इसके वाले से मुमकिन नहीं नज़र आता और ना ऐसा महसूस होता है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बग़ैर इक़्तिदार में आ जाएँ, हुकूमत में आ जाएँ। अब तो जनरल शुजा पाशा और कमर बाजवा साहब की हमायत भी हासिल नहीं है, तो इसलिए ऐसा नामुमकिन सा लगता है कि इमरान खान साहब दोबारा आएँ। अगर ये नामुमकिन है तो ऐसे बड़े बड़े गोल हासिल करना, ऐसे बड़े बड़े मकासद हासिल करना, उसके लिए फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ जाती है। जब आपके पास बैसाखियाँ भी ना हो, जब हालात भी आपके मुवाफ़िक ना हो, तो इमरान खान साहब की आजकल यही सूरत हाल है और इसका हम मज़ारा भी करते हैं। और इसी इंतखाबात को हासिल करने के लिए जनवरी 2023 को उन्होंने पंजाब असम्बली डिज़ाल्व की और 18 जनवरी 2023 को उन्होंने KPK की असम्बली भी डिज़ाल्व कर दी। फिर वक़्त का पहिया आगे चलता है। नवंबर 2022 में इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है और वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनके एजिटेशन को, उनके प्रोटेस्ट को, उनकी कैंपेन को रोकने की कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से ये एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाएं और उनके मुतालबात मान लें। वो जिस तरह भी कहते हैं
जिस अंदाज में भी उनको चलाना चाहें, दूसरे सियासतदानों की तरह उसी तरह चलने पे आमादा हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी एक आज़ाद और अपनी ख़ुद मुख्तार पॉलिसी के मुताबिक चलने के लिए आज भी आमादा हैं, आज भी बज़िद हैं, और वो किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी अदारे के बिहाफ पे पहली तरह आने पे राज़ी नहीं हैं। हम देखते हैं फिर अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ भी शहीद हो जाते हैं, और क्राइन यूँ ही कहते हैं और हालात भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी शहादत में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया, और उनकी अगरचे पाकिस्तान के अंदर तदफीन तो होगी, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस आज भी अरशद शरीफ को शहादत को नहीं भूले। फिर हम देखते हैं अगस्त 2022 को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल को बरहना किया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसको पीटीआई से हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शहबाज गिल ने भी इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार किया और वो पीटीआई और इमरान खान के साथ जुड़ा रहा। रीटेक। फिर हम देखते हैं अक्टूबर में ही 2022 में आज़म स्वाति को उठा लिया जाता है, उसके घर में आधी रात को रेड होता है, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने उस पर तशद्दुद होता है, जेल में डाला जाता है। और इसी आज़म स्वाति को, जो पाकिस्तान का सेनेटर है, लॉयर है, इसको फिर बरहना भी किया जाता है और इससे ऐसा सलूक किया जाता है जो अमूमन इस तरह के बुज़ुर्गों के साथ और इस तरह के केसेस में नहीं होता। बात को आगे बढ़ाते हैं। 9 मई को एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है, तशद्दुद होता है, शीशे टूटते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है रेंजर के हाथों, और इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर इसी गिरफ़्तारी के बाद प्रोटेस्ट होता है, एजिटेशन होते हैं, कोर कमांडर हाउस लाहौर में गिराव और जलाओ होता है, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पेशावर और जना हाउस में भी तोड़ फोड़ होती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बहाना मिल जाता है कि वो इमरान खान और पीटीआई को तोड़ें, और फिर वक़्त ने भी देखा और हालात ने भी इस चीज़ का नज़ारा किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायदीन को पकड़ा गया, तकरीबन 10,000 कारकुनान को पकड़ा गया, और उसी एजिटेशन के नतीजे में 25 के करीब पीटीआई के जो वर्कर थे, कारकुनान शहीद हुए। ये सिविलियन थे, ये गैर मसल्ला थे, और गैर मसल्ला होने के बावजूद ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरी सरकार के साथ, रियासत के साथ और फ़ौज के साथ टक्कर लें, तो उसके नताइज इसी तरह ही होने थे कि सिविलियन की कैजुअलिटी होनी थी, और वो हुई। जब इस तरह की आजमाइशें आई तो एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सारे मुकदमात भी ख़त्म, और उन पे उनकी जेल की आजमाइशें भी ख़त्म, गिरफ़्तारियाँ ख़त्म, और वो अपने घरों को चले जाते थे। और बल्कि उन्होंने तो एक अलग से एक पार्टी भी बना ली जहांगीर तरीन की क़यादत में। तो इसका मतलब है जो ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके सारे मुकदमात भी ख़त्म, आजमाइशें भी ख़त्म और सख्ती भी ख़त्म। हम आगे देखते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 150 केसेस होते हैं, और 150 केसेस का जिक्र करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जिस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, उसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही नहीं दी गई। जब उसकी 28 अप्रैल को इंक्वायरी शुरू हुई, तो जब भी किसी मुलज़म की इंक्वायरी करते हैं तो उसको पूरी रिपोर्ट दी जाती है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन हैं, ये मुकदमात हैं, और ये उनके प्रूफ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके बाद उसको ये भी अख्तियार दिया जाता है, ये भी हक़ दिया जाता है कि वो किसी लॉयर को इंगेज करे। अगर उसने ख़ुद से फ़ाइट करना है या किसी लॉयर को इंगेज करना है तो उसको भी इंगेज कर सकता है। लेकिन हमने देखा इमरान खान को पहली दफ़ा वो ख़ुद कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई, वो जेल के अंदर दी गई उसकी गिरफ़्तारी के बाद। ये भी मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी फ़ेल है। 1 मई को उसके वारंट निकलते हैं, छुट्टी वाले दिन उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं, और 8 मई को उसको जाके 9 मई को गिरफ़्तार किया जाता है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 7-8 दिन उन्होंने इन वारंट गिरफ़्तारी को मख्फी रखा, और नैब के जो चीफ़ ने या उनके जो हेड ने जो कि जारी किए थे वारंट, उनको मख्फी, ये भी मैं समझता हूँ कि वारंट को मख्फी रखना ये भी बदनीति पे मबनी था
कि एक मखसूस टाइमिंग पे उनको गिरफ़्तार करना, उसके बाद ग्रेजुअली रियासत के अदारों और रियासत के एहलकारों का ही एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन बर्पा करना, ये भी मैं समझता हूँ कि गैर दस्तूरी और गैर अखलाकी फ़ेल है। इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस उस तरह से ज़ालिम नहीं है जिस तरह से ये खलाई मखलूक है, जिस तरह से ये नामालूम कुफ्ते हैं, ये पकड़ते हैं और लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं। वो सलूक करते हैं कि जो दुश्मनों के साथ करते हैं, जो जंगी हालात में किए जाते हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इमरान खान की अगर हम इस्तकामत की बात करें, उसकी अज़ीमत की बात करें, तो राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि इनकी जान को ख़तरा है, तो इन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, और इसके बाद उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हटा भी लिया जाता है। तो ये कैसा कॉल और फेल का तज़ाद है। कर्नल आसम को वहाँ से हटा लेते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वहाँ से हटा लेते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया के साथ, ना इंटरनेट ना मोबाइल फ़ोन। और इसके सिर्फ ये नहीं कि उसकी कनेक्टिविटी को ब्रेक करते हैं, बल्कि जो भी उसको मिलने भी जाता है उसको भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल देते हैं। तो उसको कम्प्लीटली आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इमरान खान आज भी डटा हुआ है, वो आज भी इस्तकामत के रास्ते पे अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। तो हमने जो बात साबित करनी है वो यही है कि इस्तकामत और अज़ीमत का रास्ता, इसमें कुछ शक को नहीं, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसके बहरहाल नताइज बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर दुनिया में उसका अजर ना भी मिले, अगर उसके नताइज ना भी मिलें, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर ज़रूर इसका समर भी मिलेगा, इसके नताइज भी इमरान खान को मिलेंगे। क्योंकि एक 70 साल के शख्स ने और क्या ज़िंदगी में गेन करना है, जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी हो, उसके पास मालो असबाब भी हो, लेकिन फिर भी वो एक मखसूस मकसद के लिए, आज़ादी के लिए, हुर्रियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानी दे रहा हो, तो ऐसे शख्स की कदर भी करनी चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। तो इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इमरान खान को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे और ये हमारी कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देता रहे। और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।